अरे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजायर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों हम लोग आज से क्लास 11th मैथ्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो पहला चैप्टर होगा यानी इस सेशन का जो फर्स्ट चैप्टर होगा बच्चों, सबसे पहले मैं आपको चैप्टर नंबर सेकंड को पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर नंबर सेकंड यानी कि संबंध व फलन। तो आइए बच्चों देखा जाए कि संबंध व फलन में हमें पढ़ना क्या क्या है। हमारा जो पहला टॉपिक मीन्स जो पहला चैप्टर है उसे हम बोलते हैं बच्चों संबंध तथा फलन। संबंध तथा फलन, संबंध तथा फलन। अगर बच्चों इंग्लिश की बात की जाए, इसको बच्चों इंग्लिश में कहा जाता है रिलेशन एंड फंक्शन। क्या कहा जाता है? रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। अब बच्चों इस चैप्टर के वेटेज की जहां तक बात है यानी इसके इंपॉर्टेंस की जहां तक बात है, तो बच्चों ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बच्चों आप क्लास 11 में तो इस चैप्टर को आप पढ़ ही रहे हैं, यानी क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर है। इसके साथ ही साथ बच्चों जब आप क्लास 12th में जाओगे तो वहां भी आपको इस चैप्टर को पढ़ना होगा, और वहां पे बच्चों यानी क्लास 12th में चैप्टर नंबर फर्स्ट भी इसी नाम से आएगा, यानी क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर भी संबंध व फलन ही है। यानी कि अब आप ये जान गए होंगे कि ये चैप्टर केवल और केवल क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है, ये क्लास 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हमें किन किन पॉइंट्स यानी कौन कौन सी मुख्य बिंदुएं, कौन कौन से टॉपिक आएंगे जिस पे हमें डिस्कस करना है, यानी कि जिसे हमें पढ़ना है। तो उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फ्लो चार्ट मैं बनाऊंगा। उस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग आप जानेंगे कि हमें इस चैप्टर में किन किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चों। इस चैप्टर को मुख्यतः मैं दो भागों में बांट रहा हूं। एक इसका भाग मैं रख रहा हूं संबंध, और दूसरा रखूंगा फलन। तो सबसे पहले बच्चों मैं संबंध की बात कर रहा हूं। संबंध की अगर मैं बात करूं यानी शुरुआत तो इसकी संबंध से ही होगी, और संबंध को पढ़ने के बाद हम धीरे धीरे फलन की ओर जाएंगे। तो इस तरह बच्चों जो हमें सबसे पहला पॉइंट इसमें पढ़ना होगा वो होगा क्रमित युग्म। क्या पढ़ना होगा? क्रमित युग्म। बच्चों कोई भी चीज पढ़ने से पहले आपको अपने सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी अवश्य होनी चाहिए, यानी आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमें किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करनी है, यानी हमें क्या पढ़ना है। तो पहला बिंदु इसमें बच्चों आएगा क्रमित युग्म यानी कि ऑर्डर पेयर। दूसरे बिंदु की अगर बच्चों में बात करूं तो दूसरा पॉइंट होगा बच्चों आपका कार्तीय गुणन। क्या होगा? कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन यानी कि इसे इंग्लिश में बच्चों कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ आ रही होंगी। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों वो हमें पढ़ना है, तीसरा जो बिंदु आएगा उसमें हमें पढ़ना है बच्चों संबंध। क्या पढ़ना है? संबंध पढ़ना है। संबंध यानी कि ये रिलेशन। क्या पढ़ना है? रिलेशन। उसके बाद अगले बिंदु की मैं बात करूं तो अगला पॉइंट होगा बच्चों संबंध के प्रांत, संबंध के प्रांत, परिसर तथा सहप्रांत। संबंध के प्रांत, परिसर तथा सहप्रांत, यानी इसे इंग्लिश में कहेंगे प्रांत को बच्चों डोमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोमेन। परिसर को क्या कहा जाता है? रेंज कहा जाता है। और सहप्रांत को क्या कहा जाता है? कोडोमेन कहा जाता है। कोडोमेन कहा जाता है ऑफ रिलेशन। ठीक है, बात समझ आ गई? तो बच्चों ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है यानी जो संबंध वाला पार्ट है उसमें मुख्यतः हमें इन्हीं बिंदुओं की चर्चा करनी है। अब बात को मैं आगे की ओर लेकर चल रहा हूं, यानी अब हम लोग मूव करेंगे फलन की ओर। अब बच्चों इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे
तो हमें अगला पॉइंट पढ़ना होगा, यानी इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो पढ़ना होगा बच्चों हमें फलन। फलन, फलन को इंग्लिश में बच्चों फंक्शन कहा जाता है, फंक्शन कहा जाता है। फलन के बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे फलन के प्रांत, परिसर तथा सहप्रांत, यानी कि इंग्लिश में बात की जाए बच्चों तो डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, बात समझ आई? ठीक है, अब एक पॉइंट और है बच्चों उसमें जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना है आपको फलन के प्रकार। फलन के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो बच्चों इस पूरे चैप्टर में हमारा जो मुख्य पॉइंट होगा जिसको हमें पढ़ना है वो यही सारे पॉइंट्स होंगे बच्चों। इनके अंदर छोटे छोटे और सब पॉइंट्स भी आएंगे। ठीक, और जहां तक रही बात इंग्लिश की, मैंने हिंदी के साथ साथ मैंने इंग्लिश भी लिखा है, इसलिए लिखा है बच्चों कि अब आप धीरे धीरे इंग्लिश की भी आदत डालिए। धीरे धीरे आप हेडिंग कम से कम इंग्लिश में डालना सीखिए, ताकि बच्चों हो सकता है आपको 11th पास होने के बाद 12 पास आउट होए, 12 पास आउट होने के बाद किसी बच्चों को जेई का प्रिपरेशन करना हो, किसी को एनडीए में जाना हो, किसी को कहीं और जाना हो, तो बच्चों इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप धीरे धीरे सीखिए। आप हिंदी मीडियम के हो तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आप सारी चीजें सीख जाएंगे। तो बच्चों यही मुख्य बिंदु हैं जिन्हें हमें चर्चा करनी है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहां पे 1 बाय 1 करके, एक एक करके हम लोग सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रमित युग्म। हाँ, एक बात और बच्चों, इसमें जितने भी पॉइंट्स आए हुए हैं, जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स बच्चों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। इंटरकनेक्टेड कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप ये बिंदु पढ़ेंगे यानी क्रमित युग्म आप पढ़ेंगे तो आपको कार्तीय गुणन समझ आएगा। अगर आपने कार्तीय गुणन पढ़ा तो आपको संबंध समझ में आएगा। उसके बाद जब आपको संबंध समझ में आएगा तो संबंध के प्रांत, सहप्रांत, परिसर समझ में आएंगे। और बच्चों अगर आपको संबंध समझ आया तो आपको फलन समझ में आएगा। फलन समझ में आया तो फलन के प्रांत, सहप्रांत, परिसर समझ में आएंगे। और उसके साथ ही साथ बच्चों लास्ट में आपको फलन के प्रकार भी समझ में आ जाएंगे। तो बच्चों ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, इसलिए आप एक प्रॉपर सीक्वेंस में चीजों को पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले पॉइंट को, यानी इस क्रमित युग्म को हम लोग लेकर के चलेंगे। तो आइए आप हेडिंग डाल लो बच्चों, क्रमित युग्म। ये क्रमित युग्म होता क्या है, सबसे पहले मैं हेडिंग डाल रहा हूं बच्चों, क्रमित युग्म। क्रमित युग्म, ये देखा जाए ये क्रमित युग्म होता क्या है। क्रमित युग्म बच्चों, क्रमित मतलब एक क्रम से, और युग्म का मतलब होता है पेयर यानी जोड़ा, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर। देखिए ये है क्या, ये एक्चुअल में बच्चों क्या है जरा देखिएगा। बच्चों परिभाषा के साथ साथ मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा क्योंकि सारी चीजें एग्जांपल से क्लियर होंगी। इसका परिभाषा ये है बच्चों कि दो वस्तुओं या पदों को, दो वस्तुओं या पदों को एक निश्चित क्रम में रखने पर बने युग्म को क्रमित युग्म कहा जाता है। क्रमित युग्म कहा जाता है। ध्यान देना बच्चों, परिभाषा क्या कह रहा है, परिभाषा ये कह रहा है कि दो वस्तुओं या दो पदों को एक निश्चित क्रम में रखने पर बने युग्म को क्रमित युग्म कहा जाता है।
अब बच्चों एग्जाम्पल लिया जाए, एग्जाम्पल देखा जाए। आइए एग्जाम्पल की बात करता हूं। एग्जाम्पल की जहां तक बात है बच्चों, मान लीजिए आपके पास दो समुच्चय है। एक समुच्चय ए है जिसमें अवयव 1, 2, 3 है, तथा एक दूसरा समुच्चय बी है बच्चों जिसमें हमारे पास दो अवयव ए, बी है। तब देखिए अब क्या होगा। अब अगर आपसे बच्चों ये कहा जाए, ये बात कही जाए आपसे कि यहां दो बातें कही जाएंगी। पहली बात कि समुच्चय ए तथा बी के क्रमित युग्म, समुच्चय ए तथा बी के क्रमित युग्म, एक बात ये कही गई। दूसरी बात बच्चों कही जाएगी कि समुच्चय बी तथा ए का क्रमित युग्म, ए का क्रमित युग्म। समझना बच्चों, अब जरा गौर से देखिएगा। अगर यह कहा गया कि समुच्चय ए तथा बी का क्रमित युग्म, समुच्चय ए तथा बी के क्रमित युग्म, तो इसमें क्या करेंगे बच्चों हम लोग, इसमें हम करेंगे कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को लेकर के समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव के साथ जोड़ा बनाएंगे। ठीक, यानी ये बनेगा बच्चों 1, ए। पहला क्या बना 1, ए, फिर 1, बी, 1, बी, फिर 2, ए, 2, ए, फिर बच्चों 2, बी, 2, बी, फिर बच्चों 3, ए, 3, ए, फिर बच्चों 3, बी, यानी ये मैंने बना दिया 3, बी। बात समझ आ गई। हम लोगों ने क्या किया, यहां पे हमें क्या ज्ञात करना था, हमें समुच्चय ए तथा बी के क्रमित युग्म ज्ञात करने थे। इसके लिए बच्चों हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों ने समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को लेकर के समुच्चय बी के सभी अवयवों के साथ जोड़ा बना दिया। ध्यान रखिएगा, इन सभी जोड़ों का पहला अवयव समुच्चय ए से आया है और दूसरा अवयव समुच्चय बी से आया है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये समुच्चय ए तथा बी के क्रमित युग्म है। अब बच्चों मैं बात करता हूं इसका, यानी कि अब अगला क्या कह रहा है, अगला हमसे कहा गया है समुच्चय बी तथा ए के क्रमित युग्म, समुच्चय बी तथा ए के क्रमित युग्म। इसका मतलब यह होगा बच्चों कि अब हमें बी के प्रत्येक अवयव को लेकर के ए के सभी अवयवों के साथ जोड़ा बनाना होगा। यानी कि अब जो यहां पे युग्म बनेंगे उसके उन प्रत्येक युग्म में पहला अवयव बी का होगा, दूसरा अवयव ए का होगा। यानी कि बच्चों ये क्या बनेगा, हमें बी के प्रत्येक अवयव को लेकर के ए के सभी अवयवों के साथ पेयर बनाना है। यानी बच्चों ये होगा A,1, फिर A,2, फिर बन जाएगा बच्चों ए को फिर 3 के साथ बनाएंगे, A,3 बन गया। फिर उसके साथ ही साथ अब ए का क्या हुआ, ए का इन सभी के साथ जोड़ा बन गया। अब बारी बच्चों बी की, बी को लेकर के पेयर बनाएंगे, तो ये हो गया B,1, ये हो गया बच्चों B,2 और ये हो गया बच्चों B,3। बात समझ आई, क्लियर हुआ। यहां पे हमने क्या किया कि समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव को लेकर के समुच्चय ए के सभी अवयवों के साथ हमने जोड़ा बना दिया। ठीक, हाँ एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, कुछ बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि सर क्या मैं यहाँ पे इस जोड़े को उठा करके मैं यहाँ नहीं रख सकता हूँ और इसको उठा के यहाँ नहीं रख सकता हूँ। बिल्कुल रख सकते हो बच्चों, बिल्कुल। आप इस पूरे जोड़े को उठाकर, यानी इस पूरे युग्म को उठाकर आप कहीं ले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, आप इसके अंदर के अवयव की अदला बदली मत करिएगा। यानी कि 1,A की जगह 1,A मत करिएगा। बच्चों ये सारे युग्म, ये सारे जोड़े किसके हैं, बी तथा ए के क्रमित युग्म के हैं। इनमें जितने भी युग्म बने हैं, हर युग्म का, हर जोड़े का पहला अवयव समुच्चय बी से आया है और दूसरा अवयव समुच्चय ए से आया है। जबकि बच्चों ये सारे क्या हैं, ये ए तथा बी के क्रमित युग्म हैं। इस हर युग्म का पहला अवयव ए से आया है जबकि दूसरा अवयव बी से आया है। आई थिंक बच्चों ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को 100% क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों मैं मूव करता हूं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इसी में बच्चों हमें एक सब पॉइंट पढ़ना होगा, वो क्या होगा मैं हेडिंग डाल रहा हूं, देखिएगा।
अब बच्चों अगला पॉइंट हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दो क्रमित युग्मों की समानता। दो क्रमित युग्मों की समानता, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। आप मैथ्स की कोई भी बुक पढ़ेंगे, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़िए, चाहे आप आर डी शर्मा पढ़िए या कुछ भी पढ़िए, जब आप ये चैप्टर खोलेंगे यानी संबंध की अगर बात होगी तो संबंध में जो आई थिंक जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन होंगे, जो फर्स्ट के क्वेश्चन होंगे, वो जो मैं पॉइंट लिखने जा रहा हूँ इसी पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। यानी कि ये बच्चे, ये हेडिंग क्या है, दो क्रमित युग्मों की समानता। यानी कि अगर आप इंग्लिश की बात करो बच्चों, इंग्लिश धीरे धीरे सीखो। आप हिंदी मीडियम वाले हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इंग्लिश से भागोगे, भागना नहीं है। इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। क्लियर? चलिए देखिए अब हमें इसमें पढ़ना क्या है, ये है क्या। आइए बच्चों देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले आप परिभाषा देखो, और बच्चों परिभाषा से सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती, 100% क्लियरिटी नहीं आती है। आप परिभाषा पढ़िए, परिभाषा को समझिए, और उस परिभाषा को समझने के बाद आप एग्जाम्पल को करिए, क्योंकि बच्चों 100% क्लियरिटी अगर कहीं से आएगी तो वो एग्जाम्पल से आएगी। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों ये होता क्या है। परिभाषा ये कहता है कि दो क्रमित युग्म समान कहलाते हैं। दो क्रमित युग्म समान कहलाते हैं यदि उनके संगत अवयव बराबर। यदि उनके संगत अवयव बराबर। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा परिभाषा ये कह रहा है कि दो क्रमित युग्म समान कहलाते हैं यदि उनके संगत अवयव बराबर हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये तो हम लोगों ने हिंदी में पढ़ा, बट अगर गणित की भाषा में यानी कि मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर हम इसको पढ़ेंगे तो इसका मतलब कुछ ये होगा बच्चों, जरा गौर से देखिएगा। हमारे पास दो क्रमित युग्म है, उसका पहला अवयव A1 B1 और दूसरे क्रमित युग्म का पहला अवयव A2 और दूसरा अवयव B2। ये दोनों बराबर कहलाएंगे, ये दोनों समान होंगे। लेकिन कब समान होंगे? ये तब समान होंगे, ये बच्चों सिंबल किसका है, ये सिंबल इंप्लाइज ऑन बोथ साइड का है, यानी कि ये दोनों तरफ इंगित करता है, हिंदी में इसे बोला जाता है करा कि A1, B1 इज इक्वल्स टू A2, B2। यानी ये दोनों समान होंगे, लेकिन कब? ये तब समान होंगे जब A1 इज इक्वल्स टू A2 हो तथा B1 इज इक्वल्स टू B2। यानी कि बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि दो क्रमित युग्म समान तभी कहलाते हैं जब उनके संगत अवयव बराबर हैं। ये दो क्रमित युग्म समान, देखिए ये पहला क्रमित युग्म, ये दूसरा क्रमित युग्म, ये दोनों समान तभी होंगे जब उनके संगत अवयव बराबर हों। संगत अवयव कहने का मतलब बच्चों ये हुआ कि पहले क्रमित युग्म का पहला अवयव दूसरे क्रमित युग्म के पहले अवयव के बराबर होना चाहिए, जो कि ये लिखा हुआ है, और पहले क्रमित युग्म का दूसरा अवयव दूसरे क्रमित युग्म के दूसरे अवयव के बराबर होना चाहिए, यानी कि ये लिखा हुआ है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो क्रमित युग्म समान हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होंगे, या अगर उनके संगत अवयव बराबर हैं तो दोनों क्रमित युग्म समान होंगे। अभी बच्चों हम लोग स्टार्टिंग में बस इस कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे कि यदि दो क्रमित युग्म बराबर हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होंगे। बात समझ आ गई? इस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, एक एग्जाम्पल करते हैं, देखिएगा जरा गौर से देखिए। एग्जाम्पल की बात करूं बच्चों, जहां तक मैं यहां पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये क्लियर दिख रहा है कलर? हाँ दिख रहा है। एग्जाम्पल ये है बच्चों, यदि कहा जाए कि यदि x, y बराबर 1,5, तब x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। x तथा y का मान ज्ञात कीजिए, y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन दिखा आपको, देखिए जरा गौर से देखिए बच्चों। ये भी एक क्रमित युग्म है क्योंकि इसमें दो अवयव आए हुए हैं, और बच्चों ये भी एक क्रमित युग्म है, इसमें भी दो अवयव आए हैं, और बच्चों दोनों क्रमित युग्मों के बीच में हमारे पास बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। बराबर का चिन्ह लगने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्रमित युग्म आपस में बराबर है। ठीक है,
तो बच्चों जब ये दोनों क्रमित युग्म आपस में बराबर हैं, इसका मतलब तो ये क्लियर है कि इसके संगत अवयव बराबर होंगे। बिल्कुल, देखिए यहां पे अगर दो क्रमित युग्म बराबर हैं तो ये पक्का है कि उनके संगत अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, यानी कि आप यहां पे लिखोगे, यहां पे आप लिखिए कि चूंकि x, y बराबर 1,5, इसका मतलब यानी क्या ये इंडिकेट कर रहा है, क्या ये इंप्लाइज कर रहा है, क्या ये इंगित कर रहा है, ये इंगित कर रहा है कि x बराबर 1 होगा और y बराबर 5 होगा। बात समझ आई कि नहीं आई? बात समझ आ गई ना? उम्मीद है बच्चों समझ आ गया होगा। अब बच्चों मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं इसी का, एक और एग्जांपल जरा गौर से देखिएगा। अगला एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहां से, ध्यान से देखना बच्चों। ये एग्जांपल कुछ ऐसा है, एग्जांपल नंबर सेकंड मैं ले रहा हूं, ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट था। यदि मैं कह दूं कि यदि x माइनस 1 कॉमा 5 बराबर 2 कॉमा y प्लस 3, तब x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब जरा गौर से देखना बच्चों, ये बिल्कुल मैं एकदम इजी वाला एग्जांपल दिया था, बिल्कुल इजी वाला, ताकि किसी भी बच्चे को डाउट ना हो। उसके साथ ही साथ मैंने इससे एक थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल दे दिया, वो ये देखिए बच्चों, ये भी एक क्रमित युग्म ही है। जरा गौर से देखिएगा, इस क्रमित युग्म का पहला अवयव x माइनस 1 है, जबकि दूसरा अवयव 5 है। इस क्रमित युग्म का पहला अवयव 2 है, जबकि दूसरा अवयव y प्लस 3 है। अब बच्चों इन दोनों क्रमित युग्मों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा है। बराबर का चिन्ह लगा है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों क्रमित युग्म समान है। और अब आप दो क्रमित युग्मों की समानता की परिभाषा से आपने ये जाना है कि यदि दो क्रमित युग्म बराबर होंगे तो उसके संगत अवयव जरूर बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां से तब क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से एक्चुअल में होगा क्या, जरा गौर से देखिए आप। चूंकि आपको यह दिया गया है कि x माइनस 1 कॉमा 5 बराबर 2 कॉमा y प्लस 3, ये दिया गया है। जब ये दिया गया है, इसका मतलब ये क्या इंडिकेट करेगा, क्या इंगित करेगा बच्चों, ये इंडिकेट करेगा कि x माइनस 1 बराबर 2 तथा इसके साथ ही साथ ये इंडिकेट करेगा बच्चों कि 5 बराबर y प्लस 3। ठीक है, अब यहां से बच्चों आप x का मान निकालोगे तो एक इधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी ये 3 हो गया। और यहां से अगर आप y का मान निकालोगे इधर आके, यानी 5 में से 3 घट जाएगा तो 2 बराबर y हो जाएगा। यानी बच्चों y बराबर 2 आ गया, x बराबर 3 आ गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बात समझ आ गई? मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको 100% चीजें समझ में आ रही होंगी, और बिल्कुल आएंगे बच्चों। हम लोग बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करेंगे, हम लोग एक एक चैप्टर को लेकर के हर एक चीज़ों को क्लियर करेंगे। बच्चों आप क्लास 11th स्टूडेंट हो, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि पूरी 12th की मैथमेटिक्स कक्षा 12 का जो गणित है पूरी तरह क्लास 11th पे डिपेंड है। इसलिए आप 11th में अपने आप को जितना स्ट्रॉन्ग करोगे बच्चों ना, उतना आपको क्लास 12th में फायदा होगा। ठीक, तो आगे बढ़ता हूं बच्चों। अब हम लोग मूव करते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अब हम लोग चलते हैं बच्चों अपने फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग, जो हमने फ्लो चार्ट बनाया था उस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग अगला जो हमारा पॉइंट है वो है बच्चों कार्तीय गुणन। क्या है? कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन की जहां तक बात है बच्चों, कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, अब जरा देखिए ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं कार्तीय गुणन की। जैसा कि हम लोगों ने फ्लो चार्ट में देखा था कि पहला पॉइंट हमारा क्रमित युग्म आया था, उसके बाद हमें बात करनी थी कार्तीय गुणन की। तो आते हैं बच्चों, देखा जाए ये कार्तीय गुणन होता क्या है। सबसे पहले परिभाषा, लेकिन परिभाषा से सब सारी चीजें क्लियर होने वाली नहीं है। परिभाषा के साथ साथ हमें उसका एग्जाम्पल देखना होगा कि 100% क्लियरिटी एग्जाम्पल से आती है बच्चों। तो सबसे पहले परिभाषा देख लिया जाए, ये कार्तीय गुणन होता क्या है। कार्तीय गुणन बच्चों समुच्चय, समुच्चय ए तथा बी, समुच्चय ए तथा बी का कार्तीय गुणन, समुच्चय ए तथा बी का कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन, समुच्चय ए तथा बी,
समुच्चय ए तथा समुच्चय ए तथा बी के क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है। 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 गौर से देखना बच्चों, क्या कह रहा है? कह रहा है कि समुच्चय ए तथा बी का कार्तीय गुणन समुच्चय ए तथा बी के क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? आगे ये कह रहा है कि इसे ए क्रॉस बी, बच्चों क्या पढ़ेंगे इसको पढ़ा जाएगा ए क्रॉस बी। इसे ए क्रॉस बी द्वारा निरूपित किया जाता है। ए क्रॉस बी द्वारा निरूपित किया जाता है। निरूपित किया जाता है। बात समझ आई? यानी कि बच्चों अगर यहां पे आपको ये नोटेशन दिख जाए, यानी कि ये आपको नोटेशन लिखे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मतलब आप जान लीजिएगा कि ये क्या कह रहा है? समुच्चय ए तथा बी के कार्तीय गुणन की बात हो रही है। समुच्चय ए तथा बी का कार्तीय गुणन। बात समझ आई? क्लियर हुआ? चलिए, ये तो रहा बच्चों परिभाषा। इस कार्तीय गुणन को, इस परिभाषा को हम लोग मैथ्स की भाषा में भी लिख सकते हैं, गणित की भाषा में भी लिख सकते हैं। अब वो गणित की भाषा में कैसे लिखा जाएगा जरा इसको देखिएगा। अब गणित की भाषा की जहां तक बात है बच्चों, तो इसको हम लोग इसको लिखेंगे कि ए क्रॉस बी उन सभी क्रमित युग्मों x, y का समुच्चय होगा, जहां x कहां से आएगा? समुच्चय a से आएगा। y कहां से आएगा? समुच्चय b से आएगा। यानी कि बच्चों आप कहोगे कि a क्रॉस b उन सभी क्रमित युग्मों x, y का समुच्चय होगा, जहां x बिलोंग्स टू सेट a। x बिलोंग्स टू सेट a का मतलब कि x यानी कि इस क्रमित युग्म का पहला अवयव समुच्चय a का होगा, और y बिलोंग्स टू सेट b कहने का मतलब कि क्रमित युग्म का दूसरा अवयव सेट p से होगा। बात समझ आई बच्चों? ये रहा इसका मैथमेटिकल नोटेशन, किसका? कार्तीय गुणन का। अब बच्चों हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल की बात की जाए बच्चों, तो आप एग्जाम्पल के तौर पे आप जरा लीजिए यहां पे एक एग्जाम्पल। मैं कह रहा हूं कि यदि एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल यदि हमारे पास बच्चों एक सेट ए आ जाए, समुच्चय ए आ जाए, जिसमें अवयव 1, 2, 3 हो, तथा हमारे पास एक दूसरा सेट बच्चों, दूसरा समुच्चय बी आ जाए जिसके अवयव a, b हो, तब जरा बच्चों गौर से देखना। मैं यहां पे बात करने जा रहा हूं, मैं सबसे पहले आपसे बात करने जा रहा हूं समुच्चय ए तथा बी का कार्तीय गुणन। समुच्चय ए तथा बी का कार्तीय गुणन, समुच्चय ए तथा बी का कार्तीय गुणन की बात करने वाला हूं। और इसके साथ ही साथ बच्चों मैं बात करने वाला हूं समुच्चय बी तथा ए का कार्तीय गुणन। समुच्चय बी तथा ए का कार्तीय गुणन, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। बच्चों गौर से देखना, परिभाषा में ये कहा गया है कि ए क्रॉस बी से हम किसको दिखाते हैं? समुच्चय ए तथा बी के कार्तीय गुणन को दिखाते हैं। यानी कि बच्चों यहां पे इस बात को, ए तथा बी के कार्तीय गुणन को हम मैथमेटिकली ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। उसी तरह बच्चों यहां पे ये क्या है? बी तथा ए का कार्तीय गुणन। क्या है? बी तथा ए का कार्तीय गुणन। तो उसी तरह बच्चों मैथ की भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? बी क्रॉस ए लिखा जाएगा। बच्चों ये दोनों ही चीजें अलग अलग हैं। ए क्रॉस बी अलग बात है, यानी ए क्रॉस बी का मतलब हुआ ए तथा बी का कार्तीय गुणन, जबकि बी क्रॉस ए क्या है? ये समुच्चय बी तथा ए का कार्तीय गुणन है। ठीक है, अब परिभाषा ये कहता है कि ए तथा बी का कार्तीय गुणन, ए तथा बी का कार्तीय गुणन समुच्चय ए तथा बी के सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है। गौर से देखिएगा,
परिभाषा ये कह रहा है कि समुच्चय ए तथा बी का कार्तीय गुणन समुच्चय ए तथा बी के सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है। यानी कि बच्चों हमें क्या करना होगा, यहां पे ए क्रॉस बी हमें ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहां पे ए तथा बी के सभी क्रमित युग्मों को ज्ञात करना होगा। तो बच्चों ए तथा बी के क्रमित युग्मों की बात की जाए तो यानी ए के प्रत्येक अवयव को लेकर के बी के सभी अवयवों के साथ हमें पेयर बनाना होगा। यानी वन कॉमा ए, 1 कॉमा ए हो गया, फिर आप लिख लीजिए 1 कॉमा बी, फिर बच्चों ये 2 कॉमा ए हो गया, फिर ये आ गया 2 कॉमा बी आ गया, फिर 3 कॉमा ए आ गया, फिर आ गया बच्चों 3 कॉमा बी। ये हो गए बच्चों, ये सभी क्या हैं, ये सभी समुच्चय ए तथा बी के सभी क्रमित युग्म हैं। अब क्या करना होगा, इसे हमें समुच्चय के रूप में लिखना होगा, क्योंकि ए तथा बी का कार्तीय गुणन समुच्चय ए तथा बी के सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है। तो बच्चों ये सारे क्रमित युग्म तब तक समुच्चय नहीं बनेंगे जब तक आप इसको मझोला कोष्ठक के अंदर बंद नहीं करोगे। अब बच्चों आप मझोला कोष्ठक लगा दीजिए। अब ये क्या हो गया, अब ये बच्चों ये ए तथा बी का कार्तीय गुणन हो गया। बात समझ आ गई, क्लियर हुआ। अब बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं बी तथा ए का कार्तीय गुणन। बी तथा ए का कार्तीय गुणन, बी तथा ए का कार्तीय गुणन समुच्चय बी तथा ए के सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होगा। ठीक है, तो बच्चों आते हैं हम लोग क्या करते हैं, बी और ए के क्रमित युग्म ज्ञात कर लेते हैं। तो ये क्या होगा बच्चों, a, 1 a, 2 a, 3, उसके बाद फिर ये b, 1, फिर ये b, 2 और ये फिर b, 3। ठीक है, ये तब तक समुच्चय नहीं बनेगा जब तक आप इसको मझोला कोष्ठक के अंदर बंद नहीं करोगे। बच्चों अब आपने बंद कर दिया, ये क्या हो गए, ये b क्रॉस a आ गया। क्लियर हुआ, मुझे उम्मीद है बच्चों आपको a क्रॉस b भी समझ में आ गया होगा और b क्रॉस a भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक बात और ये है बच्चों कि जैसे ये सेट A है, सेट ए में कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। कौन कौन से, 1 2 3। यानी कि आप कहोगे कि ये 1 या 2 या 3 ये सभी क्या है, समुच्चय ए के एक अवयव है। उसी तरह बच्चों ये ए क्रॉस बी भी क्या है, ए क्रॉस बी भी एक समुच्चय है। ए क्रॉस बी क्या है, एक समुच्चय है। ठीक है, और इस समुच्चय के अवयव कौन कौन से हैं, इस समुच्चय के अवयव बच्चों ये पूरा का पूरा इसका एक समुच्चय, इसका एक अवयव है, ये पूरा का पूरा इसका एक अवयव है, ये पूरा का पूरा क्रमित युग्म इसका एक अवयव है, ये भी इसका एक अवयव है, ये भी इसका एक अवयव है, ये भी इसका एक अवयव है। यानी कि बच्चों अगर आप एक समान समुच्चय की बात करोगे तो उस समान समुच्चय के जो अवयव होते हैं वो अकेले आते हैं, एक एक करके इंडिविजुअली आते हैं। जबकि अगर किसी क्रमित युग्म की आप बात करते हो तो किसी क्रमित युग्म के जो अवयव आएंगे वो क्रमित युग्म किसी कार्तीय गुणन के अगर कार्तीय गुणन की अगर आप बात करोगे तो कार्तीय गुणन के अवयव किस फॉर्म में आते हैं, क्रमित युग्म के रूप में आते हैं। कैसे आते हैं, क्रमित युग्म के रूप में। बच्चों आप जब आगे जाओगे, अगर आपको जेईई वगैरह की तैयारी करनी होगी तो वहां पे अगर मान लीजिए कहीं कहीं क्वेश्चन में अगर कार्तीय गुणन आता है तो कार्तीय गुणन आएगा तो वहां पे अगर आपको सेट लेना होगा यानी उसके अवयव लेने होंगे तो उसके अवयव कैसे लिए जाते हैं, क्रमित युग्म के रूप में लिए जाते हैं। यानी कि कार्तीय गुणन के जो अवयव आएंगे वो क्रमित युग्म के रूप में आएंगे, ऐसे सिंगल नहीं आते। ठीक, अब आते हैं बच्चों, अब कार्तीय गुणन का हम लोग ग्राफीय निरूपण दिखेंगे। क्या दिखेंगे, कार्तीय गुणन का ग्राफीय निरूपण। यानी कि बच्चों हम इन कार्तीय गुणन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा जरा गौर से देखिए। मैं सबसे पहले इसी की बात कर लेता हूं। इसकी बात की जाए, अगर इसको बच्चों ग्राफिकली निरूपित किया जाएगा तो आपको 2 वृत्त बनाने होंगे, 2 सर्कल बनाने होंगे। एक सर्कल किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए को, एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी को। ए में बच्चों हम ए के अवयव को रखेंगे यानी इसमें अवयव आएगा 1 2 3 और बी में समुच्चय बी के अवयव यानी कि ए और बी आ जाएंगे। अब जरा गौर से देखना बच्चों, आप जरा गौर से देखिए, यही कार्तीय गुणन था ना, यही कार्तीय गुणन है ना। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें 1 किससे संबंधित है, 1 ए से भी संबंधित है, 1 बी से भी संबंधित है। यानी कि इसको कैसे दिखाओगे बच्चों, जरा गौर से देखना, 1 ए से भी संबंधित है और 1 बी से भी संबंधित है। उसी तरह बच्चों 2 की बात कर ली जाए
दो की बात करिए तो दो ए से भी संबंधित है, दो बी से भी संबंधित है, यानी कि दो ए से भी संबंधित हो गया, दो बी से भी संबंधित, ऐसे एरो से हम लोग बच्चों इसको दिखा देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं। तीन की बात की जाए तो तीन ए से भी संबंधित है, तीन बी से भी संबंधित है, तीन ए से भी संबंधित है, तीन बी से भी संबंधित है, यानी आप इसको दिखा दीजिए कि तीन ए से भी संबंधित है एरो द्वारा और तीन बी से भी संबंधित है। ये क्या हुआ बच्चों, ये हुआ ए तथा बी के कार्तीय गुणन का ग्राफीय निरूपण। ठीक है, उसी तरह बच्चों आप चाहो तो बी क्रॉस ए को भी दिखा सकते हो। अब बी क्रॉस ए को कैसे दिखाओगे ग्राफीय रूप में, जरा देखिएगा। ये बच्चों एक सर्कल बना लो और ये एक सर्कल बना लो। ये बच्चों बी को निरूपित करता है, ये ए को निरूपित करता है। बी वाले में बी के अवयव लिखे जाएंगे, बी वाले में बी के अवयव क्या क्या है बच्चों, ए है और बी है, और ए वाले में ए के अवयव लिखे जाएंगे, 1, 2, 3। अब जरा बच्चों गौर से देखो, इसमें देख लीजिए एक किससे संबंधित है, एक से भी, एक किससे संबंधित है, दो से भी, यानी कि एक संबंधित हो गया एक से, एक संबंधित हो गया दो से, एक संबंधित हो गया तीन से। ठीक है, उसी तरह बच्चों बी किससे संबंधित है, एक से भी, दो से भी, तीन से भी, यानी बी एक से संबंधित हो गया, बी दो से संबंधित हो गया, बी तीन से संबंधित हो गया। ये रहा बच्चों इनका ग्राफीय निरूपण। ठीक, अब इसके साथ ही साथ बच्चों हम लोग एक चीज और देखेंगे। वो क्या देखेंगे, हमें कार्तीय गुणन के कुछ गुणधर्म हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको हमें ध्यान से देखना है। तो आइए बच्चों देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कार्तीय गुणन की प्रॉपर्टीज यानी गुणधर्म। इसमें पहला पॉइंट बच्चों आएगा, जरा ध्यान से देखना। इसमें बच्चों जो पहला पॉइंट आने वाला है वो कुछ ये है, वो इसमें जो बच्चों हमारा पहला पॉइंट आने वाला है वो पहला पॉइंट ये है, जरा गौर से देखिएगा। ये कहता है, ये क्या कहता है, कहता है कि यदि एन ए बराबर पी, यदि एन ए बराबर पी, एन ए का मतलब ये हुआ बच्चों कि यदि समुच्चय ए में अवयव संख्या पी हो, यदि समुच्चय ए में अवयव संख्या पी हो तथा समुच्चय बी में अवयव संख्या क्यू हो, समुच्चय बी में अवयव संख्या क्यू हो, तब ए क्रॉस बी यानी कि ए तथा बी के कार्तीय गुणन में अवयव संख्या बच्चों पी इंटू क्यू होगी। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जरा एग्जांपल गौर से देखिए। एग्जांपल गौर से देखो बच्चों। एग्जांपल में यदि कहा जाए कि यदि समुच्चय ए में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय बी में 2 अवयव हैं, तब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी यानी कि ए क्रॉस बी में अवयव संख्या क्या होगी, यानी वो क्वेश्चन मार्क है बच्चों, क्वेश्चन मार्क। देखो बच्चों क्या होगी। अब आप फॉर्मूला जानते हो, फॉर्मूला आपके सामने है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप जानते हो, आपको मालूम है कि यदि एन ए बराबर पी तथा एन बी बराबर क्यू, तब एन ए क्रॉस बी बराबर पी इंटू क्यू होता है। अर्थात बच्चों आपको यहाँ पे समुच्चय ए दिया है, समुच्चय ए दिया है यानी इसमें अवयव संख्या कितनी है बच्चों, 3 है, तथा इसके साथ ही साथ समुच्चय बी में अवयव संख्या कितनी है बच्चों, ये 2 है। ठीक है, तब क्या होगा, तब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यानी उस रूल के अकॉर्डिंग बच्चों ए तथा बी के कार्तीय गुणन में अवयव की संख्या 3 गुणे 2 बराबर 6 हो जाएगी। बात समझ आ गई, बात समझ आई, इसकी प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो, दूसरी प्रॉपर्टी की ओर चला जाए। अगर दूसरी प्रॉपर्टी की बच्चों बात की जाए, सेकेंड प्रॉपर्टी की, तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है, ये कहता है कि यदि ए बराबर 5 का मतलब होता है बच्चों 5 से हम लोग रिक्त समुच्चय को निरूपित करते हैं। किसको निरूपित करते हैं, रिक्त समुच्चय को, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो। यानी यदि ए बराबर 5 हो या बी बराबर 5 हो, ए बराबर 5 हो या बी बराबर 5 हो, तब ए क्रॉस बी बराबर ऑल्सो 5। देखिए बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों अगर हमें 2 समुच्चय दिए गए हैं, एक समुच्चय ए और एक समुच्चय बी, उसमें से या तो पहला समुच्चय रिक्त समुच्चय हो जाए या दूसरा समुच्चय रिक्त समुच्चय हो जाए या दोनों रिक्त समुच्चय हो जाए, तो उनका कार्तीय गुणन क्या होता है,
रिक्त समुच्चय होता है। इसको याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। अब एक अगली प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी ये है बच्चों, तीसरा गुणधर्म ये है कि सामान्यतः ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। यानी कि बच्चों सामान्य केस में ए तथा बी का कार्तीय गुणन बी तथा ए के कार्तीय गुणन के बराबर नहीं होता है बच्चों। बात समझ आई? तो बच्चों ये रहा कार्तीय गुणन के बारे में हम लोगों ने सारी बातें पढ़ ली। अब बच्चों हमें मूव करना है संबंध की ओर। एक टॉपिक आपका एक संबंध है, अब हमें पढ़ना है संबंध। आइए देखते हैं। अब बात करेंगे हम लोग फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग। जो हमारा अगला पॉइंट था वो है बच्चों संबंध यानी रिलेशन। संबंध हम लोग बात करेंगे बच्चों संबंध के बारे में। संबंध यानी इंग्लिश में से कहा जाता है बच्चों रिलेशन। क्या कहा जाता है? रिलेशन कहा जाता है। गौर से देखिए ये रिलेशन क्या है बच्चों। मैं पहले ही बता रखा हूं कि फ्लो चार्ट में इस पूरे चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स हैं उन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। और डिस्कस करने के बाद मैंने ये भी आपसे कहा था कि फ्लो चार्ट में जो भी पॉइंट्स आए हैं, यानी कि फ्लो चार्ट मैंने आपके सामने ये बनाया था, मैंने बोल रखा था कि ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। हमने क्रमित युग्म पढ़ा, क्रमित युग्म पढ़ने के बाद हमने कार्तीय गुणन पढ़ा, कार्तीय गुणन पढ़ के हमने देखा कि ये इस पे डिपेंड है। उसी तरह बच्चों हम संबंध पढ़ने जा रहे हैं। संबंध क्या है? कार्तीय गुणन पे डिपेंड होगा। और वो क्या होगा जरा गौर से देखिए। आते हैं, बात करता हूं बच्चों मैं संबंध के बारे में। संबंध, अब ये संबंध क्या होता है जरा गौर से देखिएगा। संबंध, समुच्चय ए से बी पर संबंध, समुच्चय ए से बी पर संबंध, बी पर संबंध ए तथा बी का, समुच्चय ए से बी पर संबंध ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। ठीक है। संबंध को आर से, संबंध को सामान्यतः संबंध को आर से निरूपित किया जाता है। संबंध को आर से निरूपित किया जाता है। किससे निरूपित किया जाता है? आर से निरूपित किया जाता है। आर से निरूपित किया जाता है। आर से निरूपित किया जाता है। ठीक है। संबंध को आर से निरूपित किया जाता है। यानी कि बच्चों समुच्चय ए से बी पर संबंध ए क्रॉस बी अर्थात ए तथा बी के कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। संबंध को आर से निरूपित किया जाता है। यानी कि बच्चों आप कहोगे, आप ये जान लो कि R इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। R इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी संबंध R, यानी समुच्चय ए से बी पर संबंध R ए तथा बी के कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। बच्चों बढ़िया एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि आर क्या है, समुच्चय ए से बी पर संबंध आर क्या होता है। ठीक है, तो आपको ये बताना होगा कि आर क्या है। आर ए तथा बी के कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। ठीक है। अब एक बात और, आर को बच्चों हम लोग गणित की भाषा में ऐसे, यानी संबंध आर को गणित की भाषा में हम ऐसे भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि आर क्या होगा? आर उन सभी क्रमित युग्मों x, y का समुच्चय होगा जहां पे x समुच्चय ए का अवयव होगा, y समुच्चय बी का अवयव होगा तथा इसके साथ ही साथ
इसके साथ ही साथ बच्चों x इज आर रिलेटेड टू y होगा, x इज आर रिलेटेड टू y होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जरा गौर से देखना बच्चों। r उन सभी क्रमित युग्मों x, y का समुच्चय होगा जहां x बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि उन क्रमित युग्मों का पहला अवयव समुच्चय a से आएगा, जबकि दूसरा अवयव यानी y समुच्चय b से आएगा। तथा ये दोनों अवयव कैसे आएंगे, ये दोनों अवयव बच्चों तब आएंगे जब इन दोनों के बीच में एक संबंध r होगा। क्या होगा, r एक संबंध होगा। यानी आप इसको पढ़ोगे क्या, इसको पढ़ोगे x इज r रिलेटेड टू y, x इज आर रिलेटेड टू y। यानी कि बच्चों इन दोनों अवयवों को चिपकाने के लिए ये r किसका काम करेगा, r एक फेविकोल का काम करेगा, और उसी फेविकोल के द्वारा हम क्या करेंगे, इन दोनों अवयवों को चिपकाएंगे। यानी कि बच्चों अगर आप सामान्य भाषा में बात करिए तो r, जिस संबंध r की बात हो रही है वो r क्या होगा, एक रूल होगा, एक नियम होगा, जिसके द्वारा हमें समुच्चय a तथा समुच्चय b के अवयवों को एक दूसरे से जोड़ना होगा। बात समझ आ गई बच्चों। तो ये रहा संबंध की परिभाषा। अब आपको संबंध की परिभाषा से सब चीज पता नहीं चल जाएगा, आपको अब इसके लिए एग्जाम्पल लेना होगा। तो आते हैं बच्चों, एग्जाम्पल लेते हैं, जरा गौर से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग छोटा एग्जाम्पल लेंगे, एकदम बिल्कुल एकदम सामान्य सा एग्जाम्पल लेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। एग्जाम्पल की बात कर लीजिए बच्चों। मान लीजिए यहां पे, मान लीजिए एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूं। एग्जाम्पल, यदि ये हमारे पास एक समुच्चय है जिसके अवयव बच्चों 1, 2, 3 हो गए, तथा b हमारे पास एक समुच्चय आ गया जिसके अवयव 4, 5, 6 आ गए, तथा a से b पर संबंध r, a से b पर संबंध r इस प्रकार परिभाषित है कि, इस प्रकार परिभाषित है कि r उन सभी क्रमित युग्मों x, y का समुच्चय होगा जहां x समुच्चय a से आएगा, y समुच्चय b से आएगा, तथा इसके साथ ही साथ बच्चों यहां पे एक कंडीशन दिया गया होगा। वो कंडीशन क्या होगा कि y बराबर x+1 होगा, y बराबर x+1 होगा। ठीक है, तब r को क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में लिखिए, क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में लिखिए, समुच्चय के रूप में लिखिए, समुच्चय के रूप में लिखिए। ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना। अब ये क्या है, जरा गौर से देखिएगा बच्चों। जिस आर की मैं बात कर रहा हूं, जिस संबंध के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो आर क्या है, a क्रॉस b का उपसमुच्चय है। यानी a क्रॉस b का उपसमुच्चय होगा, यानी एक तरह से ये भी क्या होगा, एक समुच्चय ही होगा। ठीक है, और इस आर को निरूपित करने की दो विधियां होती है बच्चों। आप जानते हो कि समुच्चय के निरूपण की दो विधियां होती हैं, एक होती है रोस्टर विधि, दूसरी होती है समुच्चय निर्माण विधि। तो बच्चों उसी तरह आर को भी दो तरह से निरूपित किया जा सकता है, संबंध आर को दो तरह से निरूपित किया जा सकता है। यहाँ पे जो ये आर की परिभाषा दी गई है, चाहे इस परिभाषा की बात कर लीजिए, चाहे आप इस परिभाषा की बात कर लीजिए बच्चों, यहाँ पे ये आर समुच्चय निर्माण विधि में लिखा गया है। किस में लिखा गया है, समुच्चय निर्माण विधि में। अगर आपको समुच्चय निर्माण विधि के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चैप्टर नंबर 1 यानी समुच्चय के वीडियो को देखिए, वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये समुच्चय निर्माण विधि क्या होता है या रोस्टर विधि क्या होता है। तो बच्चों ये लिखा है समुच्चय निर्माण विधि में, और हमसे ये कह रहा है कि आप इस संबंध को आप क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में लिखिए। यानी क्रमित युग्मों के समुच्चय का मतलब हुआ कि इस संबंध को आप रोस्टर विधि में लिखिए। ठीक है, तो गौर से देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में हमें दो समुच्चय दिए गए हैं। पहला समुच्चय क्या है, पहला समुच्चय बच्चों हमें ये दिया गया है, ये जिसके 3 अवयव हैं। दूसरा समुच्चय हमें ये दिया गया है। ठीक है, आगे आते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यानी कि हमें बच्चों एक समुच्चय ए दिया गया है जिसके अवयव 1, 2, 3 है, 1, 2, 3 है, जबकि समुच्चय बी जो हमारा दिया गया है इसमें अवयव हमारे क्या आ गए हैं, 4, 5, 6 आए हैं। जरा गौर से देखिएगा, गौर से देखिए, दिया गया है ना।
ठीक है, अब बात करता हूं इस संबंध की। इस संबंध के रूल की मैं बात कर रहा हूं बच्चों। अगर इस संबंध की बात की जाए तो संबंध क्या दिया है, जरा गौर से देख लीजिएगा। और बच्चों आर यहां पे दिया गया है कि आर उन सभी क्रमित युग्मों x, y का समुच्चय होगा जहां x बिलोंग्स टू सेट A तथा y बिलोंग्स टू सेट B। और उसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है हमसे ये कहा गया है कि जहां y बराबर क्या होगा, x+1 होगा। यानी कि ये y यानी इस R में आने वाले सभी क्रमित युग्मों के जो दूसरे अवयव होंगे, दूसरा अवयव मतलब y, जो दूसरा अवयव होगा वो x से एक बड़ा होगा। यानी कि हर क्रमित युग्म का दूसरा अवयव पहले अवयव से एक बड़ा होगा। ठीक है, तब हमें क्या करना है, हमें इस R को क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में लिखना है। यानी कि बच्चों इस संबंध का जो मेन नियम है वो ये है, वो क्या है, y बराबर x+1, जहां x कहां से आएगा, समुच्चय A से आएगा, y कहां से आएगा, समुच्चय B से आएगा। तो गौर से देखना बच्चों, गौर से देखना, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, आप परेशान मत होइए। x कहां से लेना है, समुच्चय A से। यानी x का मान यदि मैं 1 ले लूं, यदि बच्चों मैं x का मान 1 ले लूं तो y बराबर क्या हो जाएगा, x+1 यानी कि 1 + 1 बराबर 2 आ गया, 2 तो आ गया। अब हमने x 1 लिया तो दिए गए नियम के अनुसार y का मान 2 आ गया। अब इस y का मान 2 हमें ये चेक करना होगा कि क्या ये B में आ रहा है। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल, लेकिन ये गड़बड़ हो गया, ये तो कुछ गड़बड़ आ गया। एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सा संबंध के का जो सेट है उसको हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। यहां से थोड़ा सा हमको ये जो मैं 1 सेकेंड, 5 3 1 4, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, 3 2 5 3 3 6। यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा, मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन मुझसे गलती से लिखा गया x+3 कर लिया। क्या कर लिया, x+3। y बराबर क्या कर लो, y बराबर बच्चों मैं कर ले रहा हूँ यहाँ पे x+3। क्या, x+3 कर लीजिए, अब सही हो जाएगा, क्योंकि सेट मैंने गलत लिख दिया था, कोई बात नहीं, x+3। अब देखिए x+3 है बच्चों, यानी 1 + 3 बराबर ये क्या आ गया, 4 आ गया। क्या ये y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4 b में आना चाहिए, बिल्कुल b से बिलोंग कर रहा है। यानी कि बिल्कुल ये b से बिलोंग कर रहा है। जब b से बिलोंग करेगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1,4 r से बिलोंग करेगा, यानी r का एक अवयव होगा। ठीक, उसी तरह बच्चों आगे बढ़ता हूं। यदि मैं x का मान, अब x का मान मैं 2 लेता हूं, x का मान मैंने 2 लिया तो y का मान क्या बच्चों, x+3। x+3 का मतलब कि 2 + 3 बराबर 5। अब ये मैंने x का मान जब 2 लिया तो इस दिए गए नियम के अनुसार y का मान हमें 5 मिला। अब ये y का मान 5 संबंध में तभी आएगा जब ये समुच्चय B से बिलोंग करेगा। तो बिल्कुल B से बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये B से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे हमारे पास एक क्रमित युग्म बनेगा, किसका, 2,5 का, यानी 2,5 r में आएगा। अब बच्चों मैं बात कर रहा हूं, x का मान मैंने क्या ले लिया, 3। मैं x का मान क्या ले रहा हूं, 3। x का मान मैंने 3 लिया तो दिए गए नियम के अनुसार y बराबर x+3, यानी कि 3 + 3 बराबर क्या आ गया बच्चों, 6 आ गया। y का मान 6 आया। अब क्या ये y का मान b से बिलोंग कर रहा है, ये y का मान b से बिलोंग करेगा तभी ये संबंध में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बिल्कुल बिलोंग कर रहा है बच्चों, यानी आप लिखोगे 6 बिलोंग्स टू सेट b। इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहां क्या लिखोगे, आप लिखोगे बच्चों कि 3,6 बिलोंग्स टू r। ठीक, अब x का मान सब खत्म हो गए, यानी a के सारे अवयव हम लोगों ने ले रखा है। अब x समुच्चय का कोई अवयव बचा नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बच्चों r क्या आएगा, r उन सभी क्रमित युग्मों, इन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होगा। यानी r में कौन कौन से क्रमित युग्म आएंगे, 1,4 आएगा, 2,5 आएगा और ये 3,6 आएगा। ये हो गया बच्चों संबंध। ये इसका आंसर हुआ, यानी जो हमें ये क्वेश्चन दे रखा गया था उस क्वेश्चन को, यानी इस संबंध को हमें रोस्टर विधि यानी क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में निरूपित करना था। हमने यहाँ पे क्या कर लिया, क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में इसको निरूपित कर लिया। ठीक है, तो ये रहा बच्चों संबंध, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। अब जरा गौर से एक बात और देखिए, एक बात आपको एक पॉइंट और पढ़ना है। वो पॉइंट क्या पढ़ना है, आप फ्लोचार्ट में आपने देखा था, अब हमें पढ़ना है बच्चों संबंध के प्रांत, संबंध के
प्रांत। हाँ, इससे पहले बच्चों एक बात और, संबंध के प्रांत पढ़ने से एक बात और मैं कह दूं कि संबंध को हम लोग, इस संबंध का ग्राफीय निरूपण भी किया जा सकता है। इस संबंध का जो हमने संबंध यहाँ पे ज्ञात किया है उसका ग्राफीय निरूपण भी हो सकता है। उसका ग्राफीय निरूपण कैसे होगा? आपको दो सर्कल लेने होंगे बच्चों, दो सर्कल लेने होंगे। ये है समुच्चय ए और ये है समुच्चय बी। ए वाले सर्कल में ए के सारे अवयव लिखे जाएंगे, यानी कि 1 2 3 लिखा गया। बी वाले में बी के सारे अवयव लिखे जाएंगे 4 5 6। अब इस संबंध द्वारा आप देख सकते हो बच्चों कि एक किससे संबंध, देखिए यहां पे संबंध में 1 4 से रिलेटेड है, 1 4 से, तो आप 1 को 4 से संबंधित कर दीजिए। बी किससे संबंधित, 2 किससे संबंधित है? 5 से, 2 को आप 5 से संबंधित कर दीजिए। 3 किससे संबंधित है? 6 से, ये 6 है बच्चों, तो ये 3 को आप 6 से संबंधित कर दीजिए। ये रहा बच्चों यहां पे इसका ग्राफीय निरूपण, किसका? इस संबंध का, यानी कि संबंध को आप वेन आरेख द्वारा उसका ग्राफीय निरूपण आप कर सकते हैं। ये रहा बच्चों इसका ग्राफीय निरूपण। बात समझ आ गई? अब हमारे पास एक पॉइंट और बचा हुआ है बच्चों संबंध में। वो पॉइंट क्या है? संबंध के प्रांत, सह प्रांत तथा परिसर। प्रांत के सॉरी संबंध के प्रांत, परिसर तथा सहप्रांत, यानी इसे कहा जाता है बच्चों डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये होते क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से देखिएगा। यदि समुच्चय ए से बी पर संबंध आर है, संबंध आर है, तब ध्यान से देखना बच्चों, आर के सभी क्रमित युग्मों, के प्रथम अवयव के समुच्चय को, समुच्चय को आर का प्रांत कहा जाता है, आर का प्रांत कहा जाता है। आर के यानी संबंध आर में आए हुए सभी क्रमित युग्मों के प्रथम अवयव के समुच्चय को आर का प्रांत कहा जाता है, ठीक है। यानी कि पिछले एग्जाम्पल को देखिए, ये आर है बच्चों, अगर मैं इसके प्रांत की बात करूं, आर के मैं प्रांत की बात करूं, किसका प्रांत? आर का प्रांत, तो क्या होगा? आर में आए हुए सभी क्रमित युग्मों के प्रथम अवयव का समुच्चय, प्रथम अवयव यानी कि ये और ये, यानी कि बच्चों ये क्या हो गया? इनका समुच्चय, यानी कि इसके प्रांत में कौन कौन से अवयव आ गए? 1 2 3 आ गया, ठीक है। अब फिर मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं परिसर की बात करता हूं। ये परिसर क्या होता है? अगर परिसर के बारे में बात की जाए बच्चों, तो आर के सभी क्रमित युग्मों के द्वितीय अवयव का समुच्चय, ये द्वितीय अवयव का समुच्चय आर का परिसर कहलाता है। क्या कहलाता है? आर का परिसर कहलाता है। आर के सभी क्रमित युग्मों के द्वितीय अवयव के समुच्चय को आर का परिसर कहा जाता है। फिर से मैं उसी एग्जाम्पल पे आता हूं, यानी कि अगर इस आर का परिसर हमें लिखना हो, रेंज लिखना पड़े, परिसर को बच्चों रेंज कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है।
तो आर में आए हुए सभी क्रमित युग्मों के द्वितीय अवयवों के समुच्चय। द्वितीय अवयव यानी कि ये और ये, यानी ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये किसका 4, 5, 6 का समुच्चय क्या कहलाएगा, आर का परिसर कहलाएगा। ठीक है, उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इसके सहप्रांत की, यानी कि इस संबंध कैसा है बच्चों, संबंध समुच्चय ए से बी पर है, समुच्चय ए से बी पर है, तब बाद वाला पूरा का पूरा समुच्चय यानी कि समुच्चय बी को आर का सहप्रांत कहा जाता है। आर का सहप्रांत कहा जाता है। बात समझ आ गई, यानी कि पूरा का पूरा नहीं, बाद वाले जो समुच्चय आएंगे, बाद वाला पूरा का पूरा समुच्चय आर का सहप्रांत कहलाएगा। यानी कि बच्चों इस संबंध में, ये संबंध किससे किस पे था, ये संबंध समुच्चय ए से समुच्चय बी पे था, यानी पूरा का पूरा बी, यानी आर का सहप्रांत क्या होगा बच्चों, आर का सहप्रांत पूरा का पूरा समुच्चय बी कहलाएगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, यानी कि आपको प्रांत के बारे में भी आइडिया लग गया होगा, परिसर भी आप जान गए होंगे और सहप्रांत भी जान गए होंगे। तो बच्चों ये रहा आपके यानी क्लास 11th के सेकेंड चैप्टर यानी संबंध व फलन में से संबंध का इंट्रोडक्शन, यानी पहले पार्ट का इंट्रोडक्शन। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, यानी कि संबंध, यानी कि आपका जो एक्सरसाइज पहला यानी कि 2.1 और उसके बाद 2.1 को फिनिश करने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2, यानी क्लास 11th एनसीईआरटी की जो पहली एक्सरसाइज है वो कार्तीय गुणन और वो क्रमित युग्म तथा कार्तीय गुणन पर बेस्ड ऑन है, यानी आधारित है, जबकि दूसरी एक्सरसाइज यानी कि 2.2 संबंध पे आधारित है। तो बच्चों एक एक करके हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट और एक्सरसाइज सेकंड को पढ़ेंगे। उसके बाद इसको फिनिश करने के बाद फिर से इस चैप्टर का जो अगला पार्ट है, जिसको हम लोग फलन कहते हैं, इस पार्ट, ये चैप्टर 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक संबंध और एक फलन। इन दोनों एक्सरसाइज करने के बाद हम लोग फिर फलन के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे और फलन के इंट्रोडक्शन को पढ़ने के बाद फिर हम लोग फलन वाले एक्सरसाइज को करेंगे। तो ठीक है बच्चों, बस इस सेशन में इतना ही, फिर मिलता हूं मैं नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज 2.1 के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।